हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम अपने इस चैप्टर का पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चैप्टर चल रहा है हमारा। इसका 1 एंड 2 पार्ट में बना चुकी हूँ। आज इसका 3rd पार्ट है और आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और इसके ऊपर बेस्ड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी इस चैप्टर का अगर कोई मॉक टेस्ट लगा के देखना है तो ये वाली क्लास लेने के बाद आप इजीली लेके देख सकते हो। आई होप कि आपको अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में इस क्लास से हेल्प मिलेगी। तो चलिए गाइस, हम लोग 40 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है। अ चाइल्ड फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग अ स्क्वायर. She assumes that this student would also find it difficulty to draw a diamond. She applies which of the following principle to arrive at his assumption. अब ये देखो, एक टीचर है जो ये पता लगा रही है कि उसकी क्लास में एक बच्चा है जिसको स्क्वायर ड्रॉ करने में, यानी कि वर्ग को ड्रॉ करने में उसको डिफ़िकल्टी का महसूस हो रही है। ठीक है, यानी कि 4 साइड उसको कॉम्बिनेशन में ड्रॉ करनी है। तो वह इससे यह कॉन्क्लूज़न निकालती है कि अगर ये बच्चा स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर पा रहा है तो ये बच्चा हीरे की शेप यानी कि डायमंड की शेप को भी ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो यह किस सिद्धांत पर उसने अनुमान लगाया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली की प्रवृत्ति से संबंधित है। व्यवस्थित क्रम, जी हाँ बिल्कुल। अगर आप स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप 4 भुजाओं को नहीं मिला पा रहे हो तो आप डायमंड को भी कैसे ड्रॉ करोगे? क्योंकि इसका सिंपल सा बेसिक सा पार्ट तो यही है ना कि 4 सबसे सिंपल वाला, कि आप 3 भुजाओं को मिलाते हो तो ट्रायंगल बनता है, 4 को मिलाते हो तो स्क्वायर बनता है। तो अगर ये बेसिक सा सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल जो है चीज़ें बच्चे ड्रॉ नहीं कर पा रहा है तो डायमंड को भी ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो ये एक व्यवस्थित क्रम में बच्चे सीखते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 है। चलिए अगला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, ये भी गलत हो गया, यानी कि सॉल्टेटरी, ये गलत हो गया। विकास निरंतर होता रहता है। ठीक है, एंड अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है, ये भी ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। लेकिन ये क्रम वाला ऑप्शन जो है मोस्ट सुटेबल है, क्योंकि अगर बच्चा बेसिक चीज़ नहीं कर पा रहा है तो एडवांस चीज़ भी नहीं सीख पाएगा। पहले उसको बेसिक चीज़ें बताना ज़रूरी है, तभी वो आगे जाके थोड़े से हाई लेवल के कॉन्सेप्ट सीखता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात यही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे एवं गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इससे उसके व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है और अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। यानी कि इंग्लिश में हम लोग एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में जब आता है वो क्लासेस में रोता है, उसको माहौल अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद जब वो दोबारा 2 साल बाद जैसे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, अगर उसको स्कूल नहीं जाना तो अपने कंधों को उचकाकर बोलता है कि नहीं, मुझे मेरा आज मन नहीं है जाने का। वो रोकर अपनी चीज़ों को नहीं दिखाता है। तो इसलिए इसका मतलब उसकी सोच का विकास हुआ ना। तो ये क्या है? डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसका ऑप्शन नंबर 2 है। डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर हो गया विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, यानी कि विकास के सिद्धांत अगर टीचर को पता है तो वो उसको कैसे हेल्प करते हैं। नंबर 1 है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए। यह सोच स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी तौर से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि। अब देखो, ये आर्थिक और सामाजिक इस चीज़ों का तो हमारे लिए कोई रोल ही नहीं होता है कि हमें उनको पहचानना है। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चे को सिखाने से मतलब है, ना कि बच्चा किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो अमीर है नहीं है, अमीर है तो उसको ज़्यादा पढ़ाना है, गरीब है तो कम पढ़ाना है। ये सब चीज़ें तो टीचर के माइंड में आनी ही नहीं चाहिए। उसको सिर्फ ये है कि उसके सारे बच्चे अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें। तो इसका
मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर, यानी कि अलग अलग जो बच्चे हैं वो अलग अलग लर्निंग स्टाइल से सीखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को जानना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वृद्धि और विकास के बारे में अगर आप बनने वाले अध्यापक हो, ठीक है, इन फ्यूचर आप भी पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट गेन करोगे, तो अगर आपको इन विकास के चरणों का पता नहीं होगा तो कोई भी बच्चा आपके सामने आ जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे कि बच्चे को क्या दिक्कत है और उसका क्या सॉल्यूशन करें। तो सबसे पहले इन प्रिंसिपल्स को आपको जानना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए इसके ऑप्शंस चेक करते हैं। यह ज्ञान बच्चे को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में शिक्षक के लिए सहायक होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बच्चों को अवसर देने हैं। टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगा, ना कि कोई और काम करेगा, ठीक है। हमें सिर्फ बच्चे को अवसर देने हैं, सीखेगा बच्चा खुद ही, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, या फिर इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2, अडॉप्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर। ओके, इसका हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरंतरता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों को समझने में, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, कोई 2 बच्चे समान नहीं है, ये अगर टीचर समझता है तो ये कॉन्सेप्ट कैसे हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके ऑप्शंस है नंबर 3 हो गया, मार्किंग देयर प्रेजेंटेशन स्टाइल यूनिफॉर्म। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि प्रेजेंटेशन स्टाइल, अपनी प्रेजेंटेशन को यूनिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि टीचर कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ बच्चों के लिए करता है। असेसिंग द, और नंबर 4 है असेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग दैम अकॉर्डिंगली, यानी कि बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को समझने के लिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को प्लान करने के लिए। जैसे मेरी क्लास में है, कई सारे बच्चे हैं जो ब्राइट लर्नर्स हैं और कई सारे बच्चे हैं जो स्लो लर्नर्स हैं। अब ये तो नहीं है कि जो ब्राइट बच्चे जिस मेथड से पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों को भी उसी तरीके से पढ़ाया जाए, उनको अलग से बिठा के अलग से उनको काम दिया जाता है, अलग से उनको सिखाया जाता है, उनके टीचिंग मेथड्स हम लोग अलग से प्लान करते हैं। तो इसका हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है, किस योग्य बनाती है? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल्स अ टीचर टू। ऑप्शन नंबर 1, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए, अपने के लिए तो शिक्षक कुछ करता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक हमेशा बच्चों के लिए करता है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए, ये भी गलत हो गया, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि बच्चे के संवेग शिक्षण के समय उठेंगे, वो तो किसी भी टाइम आ सकते हैं। बच्चे को संवेग तो इमोशनल कभी भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो 47 का हमारे पास हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर, यानी कि हमारे पास अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग टाइप के लर्नर आते हैं, हमें सबकी नीड्स को फुलफिल करना है, ठीक है। ये मेन तौर से टीचर का काम है, और जो हम विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं इससे हमें मदद मिलती है कि हर एक बच्चा अलग होता है, तो इसीलिए उसको सेम तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस द टीचर शुड, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। याद मेमोराइज तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत है हमारे पास में, ठीक है।
क्योंकि हम बच्चे को रटने के लिए तो बोल ही नहीं सकते। ये तो वर्ड कहीं भी आपको दिखे वहीं पे तुरंत कांटा लगा देना, तुरंत गलत। ठीक है, तो इसका हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस द टीचर शुड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशंस। मेरे अकॉर्डिंग तो ये हो गया इसका 1। ठीक है, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1 सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नंबर 2 विकासात्मक अवस्थाओं, नंबर 3 उनके अभिभावकों का व्यवसाय, नंबर 4 सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। नंबर 1 इज कल्चरल बैकग्राउंड, नंबर 2 डेवलपमेंटल स्टेज, ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, और नंबर 4 सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। हाँ, किस बात को जानना टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 49 का हो जाएगा आपके पास में डेवलपमेंटल स्टेजेस, यानी कि बच्चे की विकासात्मक स्टेजेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही यही है, क्योंकि इससे हम सिर्फ बच्चे के बारे में जान पाएंगे कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, और इसका बच्चे का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमें बच्चे की विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में विकासात्मक अवस्थाओं। अगला प्रश्न है हमारे पास में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया जाता है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलता है। बच्चे अलग अलग गति से सीखते भी हैं अलग अलग और पढ़ते भी हैं अलग अलग। तो ये देखो, ये इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता वाला है। तो हमारे पास मोस्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अलग अलग शिक्षार्थी अलग अलग गति से पढ़ते हैं और अलग अलग गति से सीखते हैं। चलिए हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अ टीचर नॉर्मली असाइन डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट, ही शी बिलीव दैट। अब एक टीचर है वो हर एक बच्चे को अलग अलग टास्क करने को देता है, अलग अलग काम देता है, तो उसमें टीचर क्या सोच के ऐसा काम दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को देना पसंद नहीं करते, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस होता है बच्चों में। ठीक है, इसलिए उनको अलग अलग टास्क देना ही सही है। आप सेम तरीके के टास्क बच्चों को नहीं दे सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स कैन बी द बेसिस फॉर इंक्लूडिंग। इंडिविजुअल डिफरेंस स्टूडेंट्स के बीच में क्या बेसिस है, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। नंबर 1 शिक्षार्थियों में उपस्थित व्यक्तिगत भिन्नताएं शामिल करने का आधार बन सकती हैं। नंबर 1 हो गया शिक्षण के बहुसाधनों, आकलन के बहुसाधनों, आकलनों, और नंबर 4 है 1 और 2 दोनों। तो 52 का हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, यानी कि मल्टीपल मोड्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के अलग अलग तरीके और मल्टीपल मोड्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि बच्चों का जो हम टेस्ट लेते हैं, असेस करते हैं बच्चों को, इसने सीखा है नहीं सीखा है, तो ये एक नहीं बिल्कुल बल्कि मल्टीपल मोड्स होने चाहिए, अलग अलग तरीके होने चाहिए बच्चे को पढ़ाने के भी और उसको असेस करने के लिए भी। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय को व्यक्तिगत अंतर का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शंस में है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समझने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या फिर अयोग्य है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति करने के लिए। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्यों बच्चा सीख पा रहा है और क्यों बच्चा नहीं सीख पा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारे पास में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। लाभकारी नहीं है, अब नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। हानिकारक हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत भेद तो सब में होते हैं, हम सब में भी हैं, कि हमारे हर एक का तरीका अलग अलग है पढ़ने का। किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी का मैथ्स अच्छा है, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं तो हम लोगों में भी है ना। तो ये तो नहीं, तो बिल्कुल ही नकारात्मक आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये
लाभकारी नहीं है वाला भी कट जाएगा, हानिकारक है ये वाला भी कट जाएगा क्योंकि नेगेटिव टर्म है, अनुपयुक्त है ये भी कट जाएगा। तो मोस्ट सुटेबल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, लाभकारी है, क्योंकि ये हमें दिस लीड टीचर टू एक्सप्लोर अ वाइड पूल ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिखाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अपना पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, और आप जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वीडियो नंबर 1, 2, 3 इसके तीनों पार्ट में बना चुकी हूँ। तो जिसने नहीं देखा है आप वो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ सके। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जो आपको इतने बेहतर तरीके से सिखाऊं, अपने डेली क्लासरूम में जो भी मैं फेस करती हूँ, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों से रिलेट करके आपको समझाऊं इतना सिंपल वे में कि कभी आपको कुछ भी मेमोराइज करने की ज़रूरत ना पड़े, रटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप में से कोई बोलेगा थ्योरी करवाने के लिए तो मैं इसकी थ्योरी भी करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म होता है इसी के साथ ही। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आपका जो हिंदी में टर्म हेरिडिटी के लिए होती है, क्या होती है हिंदी में, यानी कि हेरिडिटी होता है जो जन्म से आपके पेरेंट्स से आपको जो भी जीन्स वगैरह जो भी मिलते हैं वो होते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट यानी कि आप जन्म से जो एबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हो, और इन्वायरमेंट यानी कि आप अपने इन्वायरमेंट में अपने आसपास के लोगों से क्या सीखते हो। ओके, तो ये नेक्स्ट वाला चैप्टर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है पुराने वाली, वो पार्ट 1, 2 देख लें। आज पार्ट 3 था, आज इसका फाइनल कंक्लूजन है, और इसी के ऊपर बेस्ड MCQs मैं अभी कम्युनिटी में डालूंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ सॉल्व करना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा अच्छा मटेरियल लेकर आ सकूं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।